बहुत साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम था हैरी पॉटर। तो जो मेन कैरेक्टर था उसके पास एक जादू की छड़ी हुआ करती थी, मैजिक वैंड। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी आज के लेक्चर के बाद होने वाला है। और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं गॉस के नियम के बारे में या गॉस लॉ के बारे में। बहुत ही शानदार नियम है और एक नेट शेल में अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि ये आपकी कैसे मदद कर सकता है तो ज़रा यहाँ पे देखिए। अगर मैं पूछूं कि भाई इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वातावरण में हैं अभी, तो हमें तो चार्जेस के साथ खेलना है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगाना है। यकीन मानिए, आप जब गॉस लॉ सीख जाएंगे, गॉस का नियम सीख जाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे, तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि सर यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है या फिर यहाँ पे इस स्फीयर के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है। चार्जेस भाई दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। यकीन मानिए, अगर आप इस नियम को सीख जाते हैं, जिसको कि दिया है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन है, एक फिजिसिस्ट हैं, यकीन मानिए आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। आप पता लगा पाएंगे कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब वो चार्ज बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपको याद होगा हमने पिछले 3 से 4 लेक्चर्स में बहुत सारे डेरिवेशंस किए हैं, तो कुछ उदाहरण आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इन्फिनिटली चार्ज्ड वायर का हमने डेरिवेशन किया था और उसमें यहाँ पर एक पॉइंट P मैंने लगाया था और मैंने आपसे पूछा था कि भाई इस पॉइंट P पर आप मेरे को बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी। तो बहुत मेहनत करना पड़ा था हमें उसके लिए, लगभग 1 से 1.5 पेज का डेरिवेशन। ऊपर से आपको एलिमेंट सिलेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस था। एक और डेरिवेशन का आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है। आप देखिए इस सर्कुलर रिंग के एक्सिस में एक पॉइंट था P, और अगेन इस पॉइंट P पर भी हमने कुछ कैलकुलेट किया था। भाई जो कैलकुलेट किया था उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी। साथ में एक और एग्जांपल है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है और उसके सेंटर पे अगर मैं एक बिंदु अंकित करूं जिसको मैं कहता हूं P, तो आपको याद होगा हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट की। कॉमन क्या था इन तीनों के बीच में? कॉमन ये था कि भाई यहां पर हमने एक मैथमेटिकल टूल का यूज़ किया था जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और मेरे ख्याल में आप सब अग्री करेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही लेबोरियस है, कि सर समय बहुत लगता है। क्या कोई एक ऐसी विधि है, क्या कोई एक ऐसा प्रोसीजर या मेथड है जिसके ज़रिए हम इस समय को कम कर सकते हैं, हम इक्वेशन के स्टेप्स को कम कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है ये, और इसमें हमारी मदद करने वाले हैं स्वयं कार्ल फ्रेडरिक गॉस। बहुत मज़ा आने वाला है एकदम। मैं आपको बिल्कुल नट शेल में बता देता हूँ कि गॉस लॉ का मूल सिद्धांत क्या है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, नोट्स वोट्स आप बाद में बना लेना, और मैं बड़े फुर्सत से आया हूँ पढ़ाने। आप चाहो तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो नीचे प्लेयर सेटिंग में जाके। नट शेल में गॉस लॉ क्या है आपको बताते हैं। गॉस लॉ बात करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी है स्पेस में, तो आप पता लगा सकते हैं कि वह कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है। बात करेंगे चार्ज नहीं लिखना चाहिए, चार्ज लिखना चाहिए, चार्ज एनक्लोज। ठीक है, अभी बड़े ही सरफेस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे सेशन में हम आगे बढ़ेंगे आपका कंसेप्ट जो है बहुत ही स्ट्रांग होते जाएगा। फिर किसी भी लेवल के सवाल आप लगा लेंगे। और अगर आपको चार्ज एनक्लोज्ड के बारे में पता है तो यहाँ से आप बच्चों पहुँच सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो यही है गॉस का नियम। अब एग्जैक्टली इसका मैथमेटिकल रूप क्या है, थोड़ी देर में उस पर आते हैं। सारे राज पहले ही स्लाइड में मैं नहीं ओपन करूँगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो गया। गॉस लॉ अपने आप में एक जादू की छड़ी है जो हमें यह बता सकता है सर कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब वह चार्ज सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मज़ा आया, बढ़िया लगा। अब एक बड़ा ही सिली सा एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे और आपसे मैं कुछ पूछने वाला हूँ, ठीक है। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, आपको सिर्फ अपने
कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, जो कि कुछ खास कॉमन नहीं है आजकल। एनीवे, आपके सामने कुछ परिस्थिति में रखता हूँ, ठीक। एक पॉइंट चार्ज है मान लीजिए, और उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ बनाता हूँ। ये जो मैंने बनाया है इसको बच्चों पॉपुलर लैंग्वेज में या विज्ञान के वातावरण में हम इसे कहते हैं जी स्फीयर। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं जी स्फीयर। और ये जो यहाँ पे मैंने ये जी लिखा हुआ है, आप याद रखेंगे इस जी का मतलब होता है गॉसियन स्फीयर। इस प्रकार के कई सारे केसेस आप देखेंगे, गॉसियन स्फीयर, ठीक है। बस देखते जाओ और मज़ा लेते जाओ। अगले आधे घंटे में आपको मैं गॉस के नियम से बड़ा अच्छे तरीके से परिचय करवाता हूँ, ठीक है। और मैंने डिसाइड किया है गॉस लॉ पर लगभग 5 वीडियोस बनाना। आज तो पहला लेक्चर है, बड़ा ही बेसिक होगा, लेकिन इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो गॉस के लॉ को आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, जो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। प्योरली हम लोग वहाँ पे गॉस का लॉ पढ़ेंगे। आज बेसिकली कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज से आपका परिचय करवाऊँगा जो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेंगे। मुद्दे पे आते हैं, ये गॉसियन स्फीयर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो एक काम करते हैं बच्चों, आप ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है। ये बनाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी गिनती करते हैं। आप अगर ध्यान से देखो, 3 3 6 और दाएं और बाएं हो गए 8। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है बच्चों वो यहाँ पर 8 है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। जितने भी डेटाज हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर ये जो संख्या है इस वाले केस में ये 8 के बराबर है। तो थोड़ा सा ड्रामेटिक करते हैं सीन को। एक और केस आपको सामने अब मैं रखता हूँ। अब आपको बताना है यहाँ पे अगर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, चार्ज Q के लिए 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती, ये कनेक्शन बनता है, ठीक है। अब आपको एक और कनेक्शन के बारे में बताना है, वो है ये वाला, ठीक। अब आपको मैं फील्ड लाइंस की संख्या बता रहा हूँ, आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके यह बताना है कि यहाँ पर चार्ज जो होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा वह कितना होगा। गिन लीजिए आप, करें क्या साथ में? 1 2 3 4 5 6 7, और वैसे ही नीचे भी 7 7 और 7 हो गए 14 15 और 16। तो सर यहाँ पे फील्ड लाइंस की जो संख्या है वह डबल हो गई। तो जैसा मैंने कहा, कॉमन सेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सर यहाँ पे हो गई संख्या डबल। कॉमन सेंस यह कहता है कि अगर 8 या फिर ऐसा कह लो आप, अगर Q चार्ज के लिए 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं तो जाहिर सी बात है 2Q के लिए 16 बनेंगी। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 16 तो नहीं, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ट्वाइस ऑफ Q, ऐसा लिख देते हैं। एक और केस आपके सामने रखते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अंत में बताऊंगा इसका कंक्लूजन असल में क्या है और गॉस लॉ से ये कैसे रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ओके। तो ये बच्चों रेडियली इनवर्ड का केस है। रेडियली इनवर्ड का केस जब होता है तो आपको समझना है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज विराजमान है, लेकिन आपको उसकी वैल्यू डिसाइड करनी है। वो Q होगा, 2Q होगा, 3Q होगा, -Q होगा, -2Q होगा, कितना होगा, इस बारे में हमें सोचना है। चलो इसको मिटाते हैं, ओके। सोच के देखिए, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब थी तब जो चार्ज था वो Q था। अब ये 8 से संख्या घट करके कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई। तो सबसे पहले तो हमें इसे लिख लेना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या हो गई 4। तो इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़िया से बना देता हूँ और इसको भी बना देता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे परिस्थिति में यहाँ जो चार्ज है, जैसे यहाँ पे संख्या डबल हुई थी, ठीक है, 8 से 16 हो गई तो ये Q से 2Q हो गया। यहाँ पे संख्या 8 से 4 हो गई, आधा हो गया ये, तो Q से ये हो जाएगा बच्चों Q/2। ये लिख देते हैं इसको। अब मेरे ख्याल में आप कंसेप्ट इतना तो समझ गए, कॉमन सेंस वाला। देखिए, अगर बड़े ही जनरल लेवल पे हम अगर बात करें तो गॉस लॉ भी यही है। गॉस लॉ बताता है हमको, मैं लिख के बताता हूँ आपको। गॉस लॉ जो है आपने अभी अपने सामने होते हुए देखा है। आपको पता था इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, आपने पता लगाया,
चार्ज के बारे में, और अगर हो सकता है आपको पता हो चार्ज के बारे में तो आप पता लगा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो यही है बच्चों गॉस लॉ। अब असल में इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बारे में चर्चा तो अगले लेक्चर में होगी। अब कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस लॉ को समझने के लिए दो नए फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ आपका परिचय कराना बड़ा ज़रूरी है। उनको हम कहते हैं, एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा है एरिया वेक्टर। बात करें, ये है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, इनको समझने के लिए एक डेमो देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा करते हैं इसको बात करते हैं। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक, तो इसको सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का संबंध होता है किसी भी सतह या फिर सरफेस से। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ते हैं, फिर इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पियर्सेस। बच्चों ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट पियर्सेस द सरफेस। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप में एक अमाउंट है या एक मैग्नीट्यूड है जो कि यह बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर सरफेस को चीरते हुए जा रहा है। ये जो शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया को चीरते हुए जा रहा है, इसका जो मापदंड है, जो बेंचमार्क है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मज़ा आया? बढ़िया लगा? लेकिन सर सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो दिखाई भी देगा बंधु, बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक, ओके। दूसरा डेफिनेशन। अब दूसरे डेफिनेशन में कुछ थोड़ा सा अलग हट के बात की गई है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाने का प्रयास किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज़ अ मेजर, एक माप है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। अगर इसको समझना है, ये दूसरा डेफिनेशन पे आप ज़रा ध्यान दीजिए। एक डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। ये कुछ ऐसा है बच्चों, ये मान लीजिए एक एरिया है हमारे पास, ताश का पत्ता है, आप समझ लीजिए। ठीक, अब इस ताश के पत्ते से यहाँ से पास हो रहा है ये ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, बड़े 3D में मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये बड़ा मुश्किल है ये सब बनाना, वो भी टैबलेट में। ओके, और हम और क्या बना सकते हैं? ये कुछ ऐसा, और ये यहाँ से निकला। तो बच्चों अभी आपको लाइंस की जो संख्या दिख रही है वो कितनी है? 4 है। ठीक, तो आप कह सकते हो कि सर ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स पहली परिस्थिति की है। अब अगर मैं 4 से इनकी संख्या बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि और फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। एरिया को मैंने चेंज नहीं किया, मैंने फील्ड लाइंस को बढ़ा दिया। अब जो संख्या बढ़ के हो गई कितनी? 6। तो मैं ये कहूँगा पहले परिस्थिति में फ्लक्स φ1 था और दूसरे परिस्थिति में फ्लक्स φ2। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर फ्लक्स φ2 जो रहेगा वो φ1 से बड़ा रहेगा, या ऐसा लिख दो φ1 इज लेस दैन φ2। कंपेरिजन बेसिकली यहाँ पर समझ में आता है। और अच्छे से बात करें तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपके लिए मैथमेटिकली डिफाइन कर देता हूँ, फिर मुद्दे पे आते हैं। ठीक, तो इसको मैं मिटाता हूँ। आप इन दो बातों का ख्याल रखेंगे। पियर्सेस फ्लक्स तभी बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को चीरते हुए जाएगा। फ्लक्स तभी बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के नॉर्मल रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर रहेगा। दो बातें। एक काम करते हैं, यहाँ पे आप देखो हमने एक सरफेस कंसिडर किया। अब इस सरफेस का एक छोटा सा हिस्से पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। वो छोटा सा हिस्सा है मैं बनाता हूँ, ये है। ठीक है, और एक काम करते हैं, छोटा सा हिस्सा तो हमने बना लिया ना, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रंग भर देता हूँ। रंग क्या, इसको मैं हैच कर देता हूँ। ये इसको हैचिंग कहते हैं। ठीक, ओके, ध्यान से देखना है। ठीक, ये छोटा सा मैंने पैच बनाया है यहाँ पे, और इस पैच का कुछ नाम दे देते हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे, ये जो ताश का पत्ता है, इसका जो एरिया है टोटल वो है A। अब उसमें से, इस पूरे एरिया में से, इस छोटे से पैच पर, इस छोटे से क्षेत्रफल पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो अगर ये A है तो कैलकुलस के वातावरण में हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सर इसको अपन DA लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं DA लिखता हूँ। यार यहाँ लिखना उचित नहीं होगा, थोड़ा सा मैं ये ऐसा, ये हो गया सर DA,
ये लिखना सही है। अच्छा, इतना भी कर लिए। एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है बच्चों कि ये ताश का पत्ता है और कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस को चीरते हुए यहाँ से निकल रही है। कुछ वैसी कहानी है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एक ऐसा एंगल में भी आ सकता है, तो बस एंगल वाला मैं केस बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो चीज़ों को जनरलाइज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस प्रकार से बन रहा है। आप देखो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट्स भी बन रहे हैं। यहाँ पर वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उसको हम कहते हैं थीटा। हम सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इस ई को भी आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। एक कंपोनेंट बनेगा यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं, लिख देते हैं, इसको हम कह सकते हैं ई कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट बनेगा बच्चों यहाँ पर, ये मैं कहाँ बनाऊँ, मैंने तो एरिया ए लिख दिया इसको यहाँ पे। इसको मैं पहले मिटाता हूँ। ये जो ताश का पत्ता है इसका जो एरिया है उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और ये है ई साइन थीटा। ध्यान से देखना है आपको, इन दोनों को ज़रा कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमें इन बातों का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड चीरते हुए जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल रहना चाहिए। अगर ये दोनों बातों पर टिक लग जाता है तो आप कह सकते हैं सर फ्लक्स बनेगा। अगर टिक नहीं लगता है तो फिर फ्लक्स नहीं बनेगा। आप इन दोनों पे ध्यान दो। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। ई साइन थीटा पे ध्यान दो। ई साइन थीटा जो है ये बिल्कुल टच करके जा रहा है, स्किम्स, अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्किम्स दी एरिया, या एरिया की जगह अभी फ़िलहाल हम तो एक पैच पे काम कर रहे हैं, एरिया का भी छोटा सा हिस्से पे काम कर रहे हैं, तो स्किम्स दी पैच। लेकिन जहाँ तक प्रश्न इसका है, ये ई कॉस थीटा का है, ये जो है ये पैच को पियर्स कर रहा है। ये पियर्सेस पैच का केस है, बिल्कुल चीरते हुए जा रहा है, पियर्सेस दी पैच। और वो कितने एंगल पे पियर्स कर रहा है देखना चाहते हो तो चलो मैं दिखाता हूँ। पियर्सेस पैच एट 90 डिग्री, मतलब ये जो 90 डिग्री लिखा हुआ है ना बच्चों यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, नॉर्मली है, ठीक। तो जिस प्रकार से मैंने उसको परिभाषित किया, मैंने कहा भाई पियर्स होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए, ठीक। तो पियर्स भी हो गया, ये आपको यहाँ पे दिखा, और नॉर्मली हो रहा है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बिल्कुल एरिया के साथ। कैसे, तो उसको मैं आपको ये यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अरे मेरा पेन कहाँ गया, ये ढंग से नहीं बन पाया ना, क्षमा करें मुझे, कोशिश करता हूँ यार। ये बनाना बड़ा मुश्किल है पेन टैबलेट में। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि सर ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये बस टच करके निकल जा रहा है इस एरिया को, और ये जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये बिल्कुल चीरते हुए जा रहा है सर, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे, ऐसा वैसा नहीं। और जब भी ऐसा केस होगा तो उससे निकल करके बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इंसानों ने अपना काम आसान करने के लिए इस फिजिकल क्वांटिटी को जन्मा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो लिखें, मैं बड़े फुर्सत से आया हूँ, फिर से कह रहा हूँ वीडियो की स्पीड बढ़ा लो तुम लोग, मुझे थोड़ा समय लगता है, ठीक है। बड़े डीप में बताएंगे आपको। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस पैच। और ये जो पैच है बच्चों वो है डी ए, ठीक। अच्छा, जो छोटा सा फ्लक्स होगा ना उसको मैं बोलूँगा डी फाई। ध्यान रखें, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्रीक सिंबल फाई का इस्तेमाल करना है, तो बड़े एरिया के लिए फाई यूज़ करो, बहुत ही छोटे से एरिया के लिए, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया के लिए, तो वहाँ पे डिफरेंशियल डी फाई हो जाएगा, ठीक। तो डी फाई कितना होगा कि बराबर आ जाएगा, डी फाई बराबर हो जाएगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, तो यहाँ पे तो ई कॉस थीटा दिखा हमको, तो यहाँ पे ई कॉस थीटा लिखिए डॉट या मल्टीप्लाइड बाय, ठीक। हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हम लिखते हैं इसको डी ए, ठीक। पहली बात तो ये, ठीक है। आप देखो
आप बोल सकते थे सर ई कॉस थीटा आपने यूज़ किया, ई साइन थीटा क्यों नहीं यूज़ किया? द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल, हमने डेफिनेशन में उसको क्या लिखा है, हमने बोला है पियर्स करना चाहिए और मतलब चीरते हुए जाना है और नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ हमें किस में नज़र आती है, हमें ये नज़र आती है ई कॉस थीटा में, ई साइन थीटा में तो नज़र नहीं आती। आप उसको भूल जाओ। यहाँ पे जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो योगदान रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ, वो सिर्फ ई कॉस थीटा का है। ई साइन थीटा का कोई योगदान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुद्दे पे आते हैं वापस से, ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूँ, इतना तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा ना तुम लोग को यार फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा मुझे। वेक्टर्स पढ़े हो? हाँ सर पढ़े हैं। वेक्टर्स में क्या पढ़े हो? सर वेक्टर्स में हम लोगों ने ऐड करना पड़ा है, हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा है, और वेक्टर्स को तो डिफाइन हम करना जानते ही हैं, मैग्नीट्यूड होता है उसमें, डायरेक्शन होता है। चलो ये मुझे बताओ आप लोग कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों को मुझे गुणा करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, ए और बी के। अभी लिख के दिखाऊंगा मैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन की बात करूं मैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों डॉट, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस। और क्रॉस जब आप कराते हो दो वेक्टर्स को, तो इसमें जो प्रोडक्ट निकल करके आता है वह भी अपने आप में एक वेक्टर रहता है। तो दो वेक्टर्स को डॉट करोगे तो स्केलर बनता है, और उनको क्रॉस करने से वेक्टर बनता है। बड़े प्यार से मैंने समझाया है वेक्टर्स, आप चाहो तो मेरे पिछले वीडियोस निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। बड़े ही शिद्दत से डेप्थ में बताया है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको डॉट प्रोडक्ट से परिचय करवाते हैं। इसमें जो कंपोनेंट आता है, इसमें एक कॉस कंपोनेंट आता है फॉर्मूले में, इसमें आता है साइन। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है, कुछ हमको कॉस दिखाई दे रहा है, और यहाँ से इसको मैं कन्वर्ट करूँगा एक डॉट प्रोडक्ट के बीच, ठीक, जिसमें दो क्वांटिटीज़ हो जाएंगी वेक्टर। कौन सी क्वांटिटीज़? एक तो हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हो जाएगा एरिया वेक्टर। क्या एरिया वेक्टर? सर आज तक तो हम एरिया को एरिया ही कहते थे, कभी वेक्टर तो बोला नहीं हमने। तो कहते हैं ना कभी कभार गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वैसी ही कंडीशन है यहाँ पे भी। यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि आपको एरिया को भी एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे सर एरिया का वेक्टर आप कह रहे हैं, एरिया का मैग्नीट्यूड तो हो सकता है सर, लेकिन डायरेक्शन तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, ठीक है। अपनी जिज्ञासा को अभी थोड़ा सा दबा लो, अब आगे की कहानी मैं बताता हूँ। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं सब आपको समझ में आएगा बड़े प्यार से। चलो, तो सर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं सर, देखिए ए डॉट बी, फिर ये तो वेक्टर का है, फिर सर उसका मैग्नीट्यूड ए का, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच के एंगल का सर कॉस थीटा करते हैं, कोसाइन कह सकते हो आप, ठीक है। तो चलो इसको ना थोड़ा सा बच्चों, मुझे बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना पसंद है, मैं इसको एक बॉक्स बना लेता हूँ। वाह, ये फ्लैशबैक मिल गया। अब इसी फ्लैशबैक का मैं वास्ता इस फ्लैशबैक का यूज़ करने वाला हूँ। ज़्यादा हिंदी बोलूँगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डी फाई, अब मैं डी फाई को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि डी फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए वेक्टर। ये इस छोटे से पैच से जो फ्लक्स बन रहा है, जो फ्लक्स निकल रहा है, सभी आप कह सकते हो, उसका वैल्यू कितने के बराबर है? तो उसका वैल्यू है ई डॉट डी ए, ठीक है। बस आपको क्या पता करना है? इस पैच का एरिया पता करना है। अच्छा, तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ पैच के थ्रू होने वाला या फिर पैच के थ्रू बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एक काम करता हूँ, ये है पैच के थ्रू बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पैच के थ्रू बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। लेकिन आपको इससे क्या मतलब? आप तो ये चाहते हो कि इस पूरे के पूरे ताश के पत्ते में से कितना फ्लक्स बन रहा है। अगर हम ये कैलकुलेट कर पाएँ सर तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम एक फ्लैट सरफेस के साथ डील कर रहे हैं। आगे जब आपको मैं गॉस लॉ सिखाऊंगा, वहाँ पे हम लोग क्लोज्ड सरफेसेस के साथ बात करते हैं, सरफेस क्लोज रहेगा, ठीक है। तो उसमें इंटीग्रल का एक नया प्रकार का आप साइन देखोगे, क्लोज्ड इंटीग्रल, या फिर बताएंगे आपको। चलो अभी रहने दो, ज़्यादा सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा, कैसे बताएं? चलो एक डायग्राम बनाते हैं। इसी फोटो को बच्चों मैं यहाँ पे फिर से रिक्रिएट करता हूँ, ठीक है। आप ज़रा मज़ा लो, बस विज्ञान का मज़ा लो, ठीक, देखते जाओ। तो बच्चों अब हमने क्या किया है, हमने इसको रिक्रिएट कर लिया है,
इस छोटे से पैच में कितना फ्लक्स बनता है, तो उसके लिए तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा काम आएगा। ठीक है, अब इस पूरे एरिया ए में कितना फ्लक्स बनेगा, अगर हमको ये कैलकुलेट करना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत मैं करूँगा समझाने के लिए। ठीक है, आप जब सवाल बनाओगे तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एक काम करते हैं, ये जो छोटा सा पैच बनाया ना, ऐसे बहुत सारे पैचेस यहाँ इस एरिया ए में मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने काला पेन निकाल लिया है, एक पैच बना देता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत शानदार। एक पैच मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ओके, कोशिश करते हैं ये अच्छे से बने। फिर एक पैच यहाँ पे बना दिया मैंने, फिर एक पैच यहाँ पे बना दिया। ओके, 4 काफ़ी हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर इस पूरे एरिया ए को हम लोग पैच ही पैच से भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन पैच के एरियाज़ को हम जोड़ने जाएं तो पूरा एरिया ए बन जाएगा, ऐसा आप कह सकते हो, राइट। अब ध्यान दें आप, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा, मेरे ख्याल में आप लोग समझ रहे हो, इसको फॉलो कर लोगे बड़े जल्दी से आप लोग ये। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है, तो सर ये वो कंपोनेंट है जो पियर्स भी कर रहा है, ये वो कंपोनेंट है जो नॉर्मल है। और इसको हमने क्या नाम दिया था, तो बच्चों इसको हमने नाम दिया था भाई, ये था ई कॉस थीटा। तो ये था ई कॉस थीटा, सब में लिख रहा हूँ मैं। चलो ठीक है। अच्छा, ये जो पैच है प्यारे बच्चों, ये जो पैच है इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आप कह सकते हो, चलो सर ये DA1 नाम दे देते हैं। इस वाले पैच को सर हम नाम दे देते हैं DA2, एक और नाम रख देते हैं ना, इसको नाम रख देते हैं हम लोग DA3। ध्यान से देखना, जूम कर देता हूँ मैं, अच्छे से देख लो तुम लोग, ये हो रही है कहानी। किसी पैच से गुजरने वाले फील्ड के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए सर, ऐसा करते हैं। ठीक, अल्टीमेटली ये ई कॉस थीटा और DA है, ई कॉस थीटा इंटू DA। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमको निकालना है यहाँ पर टोटल फ्लक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत सही। ठीक, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो मैं इसको नेट लिख देता हूँ या टोटल भी लिख सकते हैं। ठीक, आप बोलोगे सर एरिया 1 से निकलने वाला फ्लक्स, एरिया 2 से निकलने वाला फ्लक्स, एरिया 3 से, एरिया 4 से, बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं ना, उन्हीं को हम DA1 DA2 DA3 हमने कहा है। अगर इसको आप लिखने जाओगे तो ये फिर से वही कहानी बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखो ये जितने भी हैं, आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो E.DA1 E.DA2 E.DA3, ऐसे करते करते बहुत सारे बनेंगे। मैथमेटिक्स के वातावरण में जो कंटिन्यूअस समेशन होता है ना, ये एकदम कंटिन्यूअस समेशन है, इसको हम लिखते हैं इंटीग्रल के रूप में। समेशन नहीं, इंटीग्रल में रूप में d लिख दो। मतलब किसी भी एक वाले पैच के लिए कैलकुलेट करो आप, और अगर आपको पूरे सरफेस के लिए निकालना है तो उसको आप क्या कर दो, उसको आप कर दो इंटीग्रेट। बस यही तो हमें करना है। तो यहाँ से निकल करके आता है आपके पास एक फॉर्मूला, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं E.DA, बस इसी को हमें यहाँ पर फिट कर देना है। ये मैं कनेक्शन बना देता हूँ, ये कनेक्शन कुछ ऐसा है। जैसे ही इस वैल्यू को आप प्लग इन करेंगे, आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस ताश का पत्ता ऑफ एरिया ए आपको मिल जाएगा। सिर्फ पैच की बात नहीं हो रही, पूरे ताश के पत्ते की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनल फॉर्मूला, फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E.DA। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल में आप समझ गए। ठीक है, तो जितना भी टाइम हमने दिया है, इट वॉज ऑल वर्थ इट। ओके सर, फ्लक्स समझ गए, समझ गए, चलो कितना समझे अभी मैं टेस्ट करता हूँ। ओके, एक और बात, एरिया वेक्टर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि सर ये एरिया तो होता है लेकिन मैग्नीट्यूड होता है, हम जानते हैं सर 5 मीटर स्क्वायर या 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, 20 किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं एरिया को, लेकिन उसका डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगा। अभी बताते हैं डायरेक्शन के बारे में। एक चीज़ याद रखो, एक पॉलीथीन है, ऐसा मान लो पॉलीथीन है, ठीक है, ऐसा मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, ये पॉलीथीन है, ये मैं बनाता हूँ पॉलीथीन, ये ऐसा करके मैंने बना लिया एक पॉलीथीन। ठीक, इस पॉलीथीन को बच्चों मैं नाम देता हूँ क्लोज सरफेस। क्या है ये? क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इस क्लोज सरफेस के 2 एलिमेंट्स हैं, या एक चीज़
इसका अंदर का हिस्सा है और एक एक्सटर्नल है, वो आउटसाइड। अब ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, क्लोज्ड सरफेस है, पॉलीथीन है। फुटबॉल ऐसा समझ लो, अंदर क्या है, हवा है, तो वो इन है। फुटबॉल के बाहर क्या है सर, वातावरण है, पर्यावरण है, तो वो आउट है। हमेशा हमेशा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इन से आउट के दिशा में रहेगा, इन से आउट की दिशा में रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों आप लोग के लिए, ये जो एरिया वेक्टर रहेगा, एरिया वेक्टर फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अ क्लोज सरफेस टू द आउटसाइड, इन से लेके आउट। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैच बना देता हूँ। ये पैच कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक, ये छोटा सा पैच बना दिया मैंने। मान लीजिए यहाँ पे अंदर कोई एक चार्ज है, चार्ज कितना है, पॉजिटिव क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो बाहर होगा, ये आप जानते हो, लेकिन साथ में एरिया का वेक्टर जो होगा ये ऐसा होगा। ठीक है, ये एरिया वेक्टर होगा डी ए। अगर इसका पैच क्रमांक 1 है तो डी ए 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो तो आप जानते ही हो, रेडियली आउटवर्ड्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा। मेरे ख्याल में मुद्दे की बात आप समझ गए, नहीं समझे? एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे बना लो पैच। ठीक, इन से आउट मतलब अंदर से बाहर की तरफ, तो भाई बाहर ये आउट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो ये भी तो आउट है भाई, ये भी आउट है सर। ठीक है, अगर पैच यहाँ होता तो इस तरफ आता, अब पैच अगर इस तरफ है तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन जो है एरिया वेक्टर का कुछ ऐसा बन जाएगा सर। इन से आउट लगाना है कुल मिला के, तो ये DA2। ठीक है, तो एरिया को इस प्रकार से हम एक डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं तुमको कितना ज्ञान मिला है। अब अगला छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखो, बड़ा काम का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक चेक पॉइंट। ठीक है, टू चेक व्हाट वी लर्नड इज इम्प्लीमेंटेबल और नॉट। तो ये रही कहानी। हाँ भाई, हाँ भाई, थोड़ा सा इसको बढ़िया से बना लेता हूँ। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी सर, ये जेड एक्सिस लिखते हैं, और ये हो गया हमारा प्यारा सा ये एक्स एक्सिस। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ मैं, और वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाए हुए अभी तक तो बढ़ा लो यार, मेरे पास तो समय ही समय है। तो ये जो है ये उसका है टॉप, ये जो है एक क्लोज सरफेस है ये। ठीक, ये है फ्रंट, और ये जो है लिखना थोड़ा मुश्किल है 3D में, प्रयास मैं पूरा करूंगा। ये है लेफ्ट, टॉप बना लिया, फ्रंट बना लिया, लेफ्ट भी बना लिया। ये पीछे का भी हिस्सा है इसका, दिखाएं? ये जो है ना, ये ध्यान से देखो, ये पीछे का हिस्सा है, पिछवाड़ा है, ऐसा आप कह सकते हो। एनीवे, चलो मैं लिख लेता हूँ ना उसको मैं। ये सर, अरे रे 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 रे, ये हो गया सर बैक पोर्शन, BACK। ठीक है जी, ये बैक है। ओके, मेरे ख्याल में वहाँ लिखना सही नहीं है क्या? काम करता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ ना, ये बैक है। बहुत शानदार। तो ये सारे पोर्शंस हैं, इन सारे पोर्शंस में आपको बताना है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। एक और परिस्थिति मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन है पॉजिटिव x। ये मैंने पहले से निश्चित कर दिया, मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस ऑब्जेक्ट को ना चीरते हुए जा रही है। ठीक, इस दिशा में चीरते हुए जा रही है, पॉजिटिव x की दिशा में चीरते हुए जा रही है। अब आप देखें, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा कुछ ऐसा। ध्यान से देखो आप, आहा हा, वाह, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एरो के साथ, इंडिकेटिंग दैट इट इज along this positive x direction, right? Okay, टॉप सरफेस में, फ्रंट में, लेफ्ट में, बैक में मैं 4 पैचेस बना रहा हूँ। ठीक है, देखो फास्ट फॉरवर्ड में तुम लोग।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगेन पॉजिटिव एक्स, इसमें भी पॉजिटिव एक्स, इसमें भी कोशिश करते हैं, ये हो गया पॉजिटिव एक्स, और इसमें भी, ये तो स्किम वाला केस है, टच एंड गो वाला केस है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना कौन सा स्किमिंग है, कौन सा पियर्सिंग है। जो पियर्सिंग होता है वो फ्लक्स बनाता है। ये कोशिश तो मैंने की है, हा, कुछ तो ठीक ठाक बन गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, सम्मान के लिए काले पेन से लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, फील्ड। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, एरिया वेक्टर इन से आउट, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप बोल सकते हो सर ये इन है, ये आउट है, ये भी आउट है, ये भी आउट है, ये भी आउट है, ये सब आउट है। तो इन से आउट की दिशा में आपको आगे बढ़ना है, बड़ा आसान है, ठीक है। देखें, अब आप सोचो टॉप वाले फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। पहले मैं यार ये कचड़े को मिटा लेता हूँ, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर, अगर अंदर से बाहर की बात करें, इन से आउट, तो वो यहाँ पर ऊपर की तरफ रहेगा, ये डी ए टॉप हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसको बाद में आते हैं। इन से आउट ना, इन से आउट, ये तो इस तरफ जा रहा है, अंदर से बाहर कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे एरिया वेक्टर, डी ए लेफ्ट। बैक में क्या होगा, इन से आउट, अंदर से बाहर, मतलब पीछे की तरफ जाना है आपको। ओहो, तो ये जो है ऐसा बना लेता हूँ मैं, ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा, डी ए बैक, ठीक है। यहाँ पे कैसा आएगा, अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा, तो अंदर से ऐसा 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 करके आएगा, और ये बाहर ऐसा निकलेगा, ये डी ए फ्रंट। मेरे ख्याल में तुम लोग समझ गए। आप चाहो तो इंडिविजुअली इन सारे पैचेस में से कितना फ्लक्स बन रहा है ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। करके दिखाऊं, चलो देखो। देखो, फ्लक्स थ्रू टॉप, सबसे पहले टॉप की बात करते हैं। सर डी फाई कितना होता है, सर ई डॉट डी ए होता है, और ये दोनों के दोनों वेक्टर्स रहते हैं। बहुत बढ़िया वेक्टर्स हैं, बहुत सही। आप ये देखो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये दोनों के बीच में बच्चों एंगल है 90 डिग्री का। ये ऊपर जा रहा है, ये एक्स में, ठीक, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल है। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, पैच के एरिया का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल, दैट इज 90, cos 90 होता है 0, खेल ख़त्म। टॉप का हो गया, हाँ सर। बैक का करें, जी सर। क्या कह रहे हैं हम, छोटा सा पैच, छोटा सा फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स, बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा पैच और उसका एरिया। बहुत बढ़िया। तो ई डॉट डी ए तो आप लिख दो। अब आपको ये वर्कआउट करना है कि दोनों के बीच में एंगल है तो है कितना। यहाँ ज़रा देखो, ये तो बड़ा विचित्र केस है। एक जा रहा है पॉजिटिव एक्स की तरफ और दूसरा जा रहा है नेगेटिव एक्स की तरफ। लिख दूं क्या, ये जो है इसका डायरेक्शन क्या है, ये है नेगेटिव एक्स की तरफ, और इसका डायरेक्शन सर ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है। ऐसा हो गया। तो एंगल कितना है सर, 180 का। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो सर हो जाएगा 90 डिग्री। बस यही तो समझना है बंधु। तो ये कितना लिखोगे, 180 लिखोगे। कॉस 180 कितना होता है, माइनस में आएगा आंसर, तो आंसर नेगेटिव आएगा। ई डॉट डी ए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, भावनाओं को समझो तुम। आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे मैंने टॉप और बैक के लिए किया है, तुम चाहो तो लेफ्ट के लिए भी कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ, तुम बस देखो, एंजॉय करो। डी फाई लिखो, फिर से वेक्टर और वेक्टर, फिर से मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड, और दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का कोसाइन कहाँ पे, लेफ्ट में। ये देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है यार, साफ साफ दिख रहा है। बना के दिखाऊं क्या, ये लो बना के दिखा देता हूँ। लाल पेन निकाल लो, ये और ये एंगल कितना है, साफ साफ नज़र आ रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल है। जूम करें, ये लो जूम कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छे से समझ जाओ। इतने डिटेल में मैं आगे की क्लासेस में फ्लक्स को, गॉस लॉ को बिल्कुल भी नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है।
अच्छे से फुर्सत में आज बता रहा हूँ आपको कितना हो जाएगा ये। तो सर ये हो जाएगा 90 डिग्री। आंसर कितना आएगा सर? आ जाएगा 0। कॉस 90 तो होता है 0। ठीक, ओके, ऑल राइट। अब देखें फ्रंट, सर d5। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अच्छा चलो कर देता हूँ यार, ई डॉट प्रोडक्ट डॉट डी ए, ई डी ए, और सर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, हमको नहीं पता यार कितना एंगल है। एक काम करो आप, इस एंगल को मान लो थीटा, आप लिख दो बस कॉस थीटा। बेसिकली मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कॉन्सेप्ट से। मेरे ख्याल में इस छोटे से चेक पॉइंट से आपको समझ में आया होगा कि हम एरिया वेक्टर्स को कैसे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से तो किसी को कोई समस्या नहीं है, उसके डायरेक्शन से ज़रूर है। अब आप डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। इन से आउट, आउट मतलब चारों दिशाएं होती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी समझ गए, एरिया वेक्टर भी अब हम समझ गए। अब एक सवाल बनाते हैं और इस सवाल से इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमें कितना समझ में आया। चलो देखो, जूम करूं, बस इतना जूम काफ़ी है। हाँ जी, तो हमारे सामने एक गॉसियन सरफेस है इन दी फॉर्म ऑफ अ क्लोज सिलेंडर। खोखला है ये, ठीक है, उसी को गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन सरफेस वो कह रहा है। ये जो गॉसियन सरफेस लिखा हुआ है, अभी तक हालांकि हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा नहीं है, तो एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक सरफेस होता है लेकिन क्लोज रहता है। अभी के लिए आप इतना जान लो, जिसका रेडियस त्रिज्या r है, उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है, राइट। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिलेंडर? अगेन द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। एक काम करता हूँ, आपके सामने 3 फेसेस हैं, क्रमांक 1, क्रमांक 2 और यहाँ पे एक और फेस है हमारे पास। ये अरे अरे अरे, ये लाइन कैसे खिंचा गई? फिर से बना देते हैं, टाइम कितना लगता है वैसे भी। ये 2 को यार मुझे यहाँ पसंद नहीं आ रहा है, मैं 2 को लिखूँगा यहाँ पे, मैं 3 को लिखूँगा यहाँ पे। इसका जो रेडियस है ये कैपिटल R दिया हुआ है हमको, तो ये लो मैं लिख देता हूँ कैपिटल R। यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो रेडियस बना सकता हूँ, बना दूँ क्या? ये लो बना देते हैं। सिलेंडर है ना, सर्कुलर कैप्स हैं दोनों तरफ, ठीक है, और बीच में कर्व्ड सरफेस है। भाई कर्व्ड सरफेस, मेंसुरेशन, ये सब पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो तो समस्या है मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आता है कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा उसका भी परिचय आपको दे देंगे। ठीक, हाँ सर करना क्या है? तो सर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो फ्लक्स है ना, इन तीनों सरफेसेस से बनेगा सर। ये लेफ्ट वाले सर्कुलर कैप से, राइट वाले सर्कुलर कैप से, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया से भी। इन तीनों सरफेसेस से बनने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि तीनों में से पास होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या वाकई में तीनों से पास होने वाला है? ये सोचने वाली बात है। आप जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेट है। कौन से डायरेक्शन में सर? वो पॉजिटिव एक्स की दिशा में। ये बात पहले से तय कर दी गई है। इस परिस्थिति के लिए आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं आपकी मदद करता हूं। आप यहाँ पे बना लीजिए एक छोटा सा, ये बना लिया मैंने पैच। ठीक, अब आपको पता है ये अंदर है, ये बाहर है। ठीक, ये अंदर है, बाहर 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 बाहर। ठीक, अब ये पैच जैसे ही मैंने बनाया, मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर्स को फिट करता हूँ। ये छोटा सा DA1। अगर कोई पूछे इसका टोटल एरिया कितना है, मेरे भाई इसका टोटल एरिया है A। ठीक, अच्छा अगर मैं यहाँ पे पैच बनाऊँ तो ये बना लिया मैंने एक और पैच। ठीक, लेकिन यहाँ पे अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? इस पैच के लिए ये आउट, इस तरफ दाएं तरफ जाओगे आप, तो यहाँ पे ये लो, क्या लिखोगे इस बार? DA3। जी सर, समझ गए सर। ठीक, 1 हो गया, 3 हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया पे आए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी एक पैच बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा पैच बना लेते हैं। ठीक, बड़ा गंदा बना यार, फिर से मैं बनाता हूँ। सर ऐसा बनाइए आप, ये बहुत सुंदर। तो सर एरिया वेक्टर तो इन से आउट, तो सर ये इन है, ये आउट है, तो ऊपर की तरफ बनेगा। बहुत सही, क्या अंदाज़ा लगाया आपने?
ठीक, तो लाल रंग से बनाते हैं। वाह हा, क्या बनेगा, DA2। हाँ जी सर, समझ में आया। अब इन तीनों पैच के थ्रू फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानते हो आप। एक पैच के लिए कर दो और फिर उसको पूरे सरफेस के लिए कर दोगे तो इस पूरा एरिया ए के लिए निकल जाएगा, इसके लिए भी निकाल सकते हो, पूरे कर्व्ड सरफेस के लिए भी निकाल सकते हो। मुद्दे की बात क्या है मैं उस पर आता हूँ। देखो, हमको निकालना है यहाँ पे टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाई नेट फ्लक्स थ्रू 1, मतलब ये वाला सर्कुलर कैप का पूरा, ठीक, प्लस फ्लक्स थ्रू 2 मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस फ्लक्स थ्रू 3। ठीक है, कैसे एस्टिमेट लगाएंगे चलो मैं बताता हूं आपको। फ्लक्स थ्रू 1, इसकी कहानी देखो आप, फाई 1 आपको कैलकुलेट करना है तो आप छोटे से पैच का कैलकुलेट कर लो और फिर उसी पैच के लिए आप इंटीग्रेट कर लो, कौन सा, फर्स्ट सरफेस का। आपका काम हो जाएगा, यकीन मानिए वाकई में काम हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ये इसको मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ E.DA1। लिखने का स्टाइल तो यही रहेगा, ये वेक्टर है। अब आप सोच रहे हो कि सर ई कहाँ से आ गया, तो मेरे भाई ई इस तरफ ही रहेगा। कोई भी पैच लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा राइट में, क्योंकि वो मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पे। ये देखो, ये फिक्स है, पैरेलल, ठीक, ओके। अब देखो आप, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पैच पे, इस पैच पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा ई। ये बात फिक्स हो गई, एरिया वेक्टर्स चेंज होते गए। ये दोनों ऑपोजिट हैं तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों, ये 180 का बनेगा, यहाँ पे 90 का बनेगा और यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री रहेगा। मैं लिख देता हूँ, इसके लिए थीटा बराबर 90 और इसके लिए थीटा बराबर 180। सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लगाएं क्या फॉर्मूला, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन पूरे 1 के लिए लगाना है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पैच के लिए, यहां पर भी आप पैच बना सकते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, ठीक। उसको आप इंटीग्रल से बाहर ला सकते हो। कैसा लिखोगे आप उसको, ई लिखो, फिर इंटीग्रल लगाओ, फिर यहाँ पे 1 लिखो और साथ में यहाँ पे cos 180 आ गया पिक्चर में। तो cos 180 आ गया तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, इक्वल टू करके मैं लिखता हूँ और ये हो जाएगा DA1। बहुत बढ़िया। अब ये DA1 असल में क्या है, ये DA1 जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ अभी। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं, ठीक है, जरा देखो, यहाँ पे एक सर्कुलर कैप है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं, एक पैच इधर है, एक पैच इधर है। इन सारे पैचेस को जब आप जोड़ लोगे, इन सब के पैचेस के एरिया को जब आप जोड़ लोगे तो ये टोटल एरिया निकल करके आएगा, जो कि होता है ए के बराबर। तो वही तो पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ DA1, छोटे छोटे पैचेस को इंटीग्रेट कर दो, टोटल एरिया ले लो, कितने के बराबर, इस सर्कुलर कैप के एरिया के बराबर। तो ये जो उत्तर आएगा ना प्यारे बच्चों, ये आएगा नेगेटिव ऑफ EA। इतना तो मेरे ख्याल में तुम लोग समझ गए, ठीक है। एक काम करता हूँ, अब दूसरा जो है कैलकुलेशन फाई 2 का मैं तुरंत कर देता हूँ। कहाँ करूँ पर, ये आय हाय हाय हाय, यहाँ पे कर देते हैं। देखो फाई 2 बराबर, हाँ सर, तो पहले छोटा सा पैच के थ्रू निकाल लो, इस पैच के थ्रू निकाल लो, फिर पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया में इंटीग्रेट कर देना यार, और क्या। ये लो सर, इंटीग्रेट कर दिए पूरे कर्व्ड सरफेस 2 के लिए। हाँ जी, तो ये कैसा लिख सकते हो, इसको ऐसा लिखोगे सर, E.DA। हाँ जी बिल्कुल सही है, पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। फिर से सर इंटीग्रेशन लगाते हैं, E मैग्नीट्यूड में, एरिया मैग्नीट्यूड में, ये A2 है प्यारे बच्चों, ठीक। और डॉट आ जाएगा दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है ये एंगल कितने का है, DA2 और E के बीच में 90 का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 90 आया तो खेल ख़त्म है बच्चों, वहीं पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। कितना आ गया, 0 आ गया। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हो, आपको दिमाग में जा रही है बातें। तो फाई 2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। बड़ी मेहनत लग रही है यार इस सब में। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा करके, आ हा हा, ओए होए, वाह
वाह जी वाह। अब जैसी भी लाइनें खिंचा रही हैं मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ उसको। ओके, एंड फाइनली फाइव थ्री की बात करोगे यार। मुझे क्षमा करो, एक आध स्टेप में स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। ई DA3 और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे देखो आप, कितना है एंगल दोनों के बीच में सर? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका एरिया वेक्टर, सेम डायरेक्शन, 0 एंगल। cos 0 लिखो इसको, cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन आ गया DA3 में। और ये जो DA3 है सर, ये छोटे छोटे पैचेस का टोटल एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे पैचेस हैं, इन सब का एरिया टोटल मारोगे तो कितने के बराबर आएगा सर? एरिया A के बराबर आएगा। हमने मान लिया सर्कुलर कैप का एरिया कितना A, तो वो इधर वाला एरिया हो या इधर वाला हो, बात तो एक ही है सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको EA। समझ गए? समझदार हो तुम लोग। ओए होए ओए होए ओए होए, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। क्या निकालना था सर? नेट फ्लक्स निकालना था। कितना आया? 5 1 सर। 5 1 ना हमारे पास आया जो वैल्यू। ओए पीछे कहाँ चले गए? वापस आ जाओ, एक मिनट सर। माइनस ये आया, 5 2 सर 0 आया, 5 3 प्लस ये आया, खेल खत्म है। माइनस EA प्लस 5 2 का वैल्यू 0 आया, प्लस 5 3 का वैल्यू सर EA आया। अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आ रहा है? 0। बस कहीं ना कहीं इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ आगे आपको गॉस लॉ समझाने के लिए, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना तो तुम लोग समझ गए। अब पहला क्लास है ना गॉस का, तो थोड़ा फुर्सत से बताएंगे आपको। एक और एग्जांपल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आंसर्स मैं कहाँ से मिलाऊंगा? ओके चलो देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। नॉन यूनिफॉर्म मतलब पोजीशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने एक मैंने नंबर लाइन बना दी। ये जो क्रमांक है 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए आप 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम का है, मान लीजिए 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम का है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? अब इसको आप कैसे डील करने वाले हैं आपको समझाता हूं मैं। देखें, इसको गॉसियन क्यूब कहा जा रहा है। ये जो गॉस शब्द है, इससे बिल्कुल भी आप विचलित ना हो, टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा। ओके, हमें बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट फेस, लेफ्ट फेस एंड टॉप फेस। ये है राइट फेस, ये है लेफ्ट फेस और ये वाला है टॉप फेस। मेरे ख्याल में इतना आप लोग समझ गए। इन तीनों फेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 इंग्रेडिएंट्स की। वो क्या क्या है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्वयं, और दूसरा है एरिया वेक्टर। अगेन फंडा सेम रहेगा, लगाएं। देखें, ये इसका जो बेस है ना, बेस है, और जो बॉटम बैक कॉर्नर है वो x बराबर 1 पे। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ हिसाब किताब कर सकते हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलो बताता हूँ मैं, है ना। देखो, और ये 3x i कैप जो लिखा है, इसको कैसे सोचोगे आप इसके बारे में, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। काम करते हैं, लेफ्ट फेस से स्टार्ट करते हैं कहानी। ये बना लिए, देखिए यहाँ पे हाईलाइट होगा, यहाँ पे हाईलाइट होगा, और यहाँ पे मैं अलग से उसका सॉर्ट ऑफ फ्री बॉडी बनाऊंगा, कह सकते हो। ठीक है, फ्री बॉडी नहीं कहना चाहिए। ओके चलो, समझने के लिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है 3x i कैप प्लस 4j, लेकिन यहाँ पे x है। आप ज़रा देखो, ये जो 1 लिखा है ना, ये असल में x का वैल्यू है। नंबर लाइन में होता है ना x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, ये वो वैल्यू है। हमको इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो ये वाला जो फेस है वो कहाँ पे रखा हुआ है? x बराबर 1 पे रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लग इन करो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे, वो बनेगा 3i कैप प्लस 4j कैप। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू है इन दी वेक्टर फॉर्म। अब उसको मैं यहाँ पे दर्शाता हूँ, तो वो कुछ मैं ऐसा दर्शा रहा हूँ। ठीक,
अब आप सोच रहे होगे कि सर ये एरिया वेक्टर लेफ्ट में कैसे आया, तो ये सोचना बड़ा आसान है। आप यहाँ पे लिखो इन, ये हो गया उसके लिए आउट, तो इस वाले पैच के लिए ये एरिया, ठीक, इनसे आउट। तो इतना तो समझ गए मेरे ख्याल में। अच्छा सर 3i+4j, ये आपने इसको टेढ़ा क्यों बनाया? द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये देखो मैं लिखता हूँ, ये है 3 और ये है 1 2 3 4। आपको मैं परफेक्ट डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ वेक्टर्स में, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x में है 3 यूनिट, कुछ ऐसा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है y में है 4 यूनिट। देख एकदम परफेक्ट डायग्राम बना के मैंने बताया आपको, ये y में है 4 यूनिट, ये 3 न्यूटन पर कूलम, मतलब ये जो 3 लिखा हुआ है, और ये है 4 न्यूटन पर कूलम। जो वेक्टर्स को सम्मान करते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। अब आप पैरेललोग्राम का नियम लगाएं वेक्टर्स ऐड करने का, ये देखिए, तो यहाँ पे बनता है एक रिजल्टेंट, तो ये एंगल में बना ना, और इस रिजल्टेंट को आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 3i+4j, ठीक, ये जो रिजल्टेंट है और वही आपको एक्चुअल में दिया भी हुआ है। समझ गए मेरे ख्याल में तुम लोग? ओके, आप चाहो तो देखो एक चीज़ और बता देता हूँ। ये 3 का बना और ये कितने का बना? ये 4 का बना। हमने कुछ नहीं किया है, 4 को उठा करके 3 के हेड पे रख दिया है, 4 के टेल को उठा के 3 के हेड पे रख दिया है। तो 2 वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट, उसको हमने लाइन अप कर दिया। तो जो रिजल्टेंट होगा, ठीक, वो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, वो तीसरा साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यही तो होता है ट्रायंगल लॉ, और कुछ थोड़ी है। तो ये कितने का? ये हो जाएगा 3। अभी तो न्यूटन पर कूलम लिखो, 4 न्यूटन पर कूलम लिखो, लेकिन जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इस तरफ होता है आई, इस तरफ होता है जे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा 3i कैप, ये हो जाएगा 4j कैप। इसीलिए हम इसको लिखेंगे 3i कैप + 4j कैप। इतना डिटेल में अब बार बार नहीं बताने वाला, जो मेरे जो बताना था मैंने बता दिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये लो, तो ये कहानी जो है प्यारे बच्चों, वो कुछ ऐसी है। हाँ जी, ऐसी है कहानी। सर फ्लक्स निकालना है हमें, तो ये तो आप क्या क्या बताए जा रहे हैं। मैं भी कभी कभी भावनाओं में खो जाता हूँ। मैं चलो आपको फ्लक्स का कैलकुलेशन ज़रा बताता हूँ, ठीक। फ्लक्स लेफ्ट कैसे निकालोगे? सर पैच में से निकाल लेते हैं, ठीक है। पैच में कैसे निकालोगे? सर उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास हो ही रहा है, dA, ठीक। अच्छा सर यहाँ पे लेकिन एंगल कैसे लेंगे? ये तो बड़ी परेशानी हो गई। एंगल मत लो आप, IJ के टर्म्स में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मैं मदद करता हूँ। देखें आप, सबसे पहले यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ इंटीग्रल साइन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3i+4j, बहुत बढ़िया, डॉट। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आपने वेक्टर नोटेशन में लिख दिया, लेकिन इसको कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों? तो dA को लिखने का तरीका ये है, पहले आप लिखो मैग्नीट्यूड और फिर लिखो आप डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पता है क्या होगा इसका? इसका डायरेक्शन है लेफ्ट में। ये किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक होता है पॉजिटिव x, एक होता है नेगेटिव x। पॉजिटिव x में होता है +i कैप, नेगेटिव x में होता है -i कैप। तो यहाँ पे लगेगा -i कैप, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -dAi कैप। अब तुम लोग समझ गए। देखो भाई, अब वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई करने आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो ये पहला सवाल है, चलो मैं बता देता हूँ। क्या है? सर 3i+4j। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है सर? माइनस साइन को एक काम करो, बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाता है सर dAi कैप। कुछ नहीं है तो सर 0j कैप लिख लेते हैं। i और i जाएगा, तो याद रखो i.i होता है 1, j.j भी 1 होता है, k.k भी 1 होता है। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन है वो है 0 डॉट के केस में। तो यहाँ पे i.i 1 हो जाएगा और 3 और dA मिलके बन जाएंगे 3.dA, और 4 जब 0 से टकराएगा तो खेल खत्म है, कुछ नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आपका 3dA आएगा, वो भी इंटीग्रेशन के साथ 3.dA। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इंटीग्रेशन से बाहर ले लो 3 को, यहाँ पे सिर्फ dA लिखो, और आप सोचो कि dA क्या है। कौन से फेस के बारे में बात कर रहे हो? सर लेफ्ट फेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है? सर क्यूब लिखा है। अरे तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यूब
क्यूब के तीनों साइड्स क्या होते हैं सर? सेम होते हैं। तो दिखाएं आपको, ये देखिए, इसको ज़रा मैं खींचता हूँ, मुझे बताना ये जो लंबाई है, अरे रे रे, मुझे परफेक्ट काम चाहिए। ये लंबाई जो है ये कितने के बराबर है? ये सर 1 के बराबर है। अब देखो, ये जो लंबाई है सर ये तो 3 के बराबर है। अगर ये 1 है और ये 3 है तो भाई मेरे ये बीच में जो बच रहा है सर ये 2 है। समझ गए तुम लोग? एकदम 3D इफेक्ट दिया है मैंने इसको। ठीक, ये बीच का कितने का आया? 2 का आया। वैसे भी गिन लो ना सर, ये 1 कदम, ये 1 कदम, 2, खेल खत्म। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं मैं। अब भावनाओं को जल्दी समझा करो यार तुम लोग। आगे मैं देखता हूँ, कुछ लाइव सेशंस भी रखेंगे हम लोग, कुछ क्या काफ़ी कुछ रखेंगे। ठीक है, ये तो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको मैं फिर अपलोड करूँगा। आगे देखोगे बहुत सारे लाइव सेशंस मिलेंगे आपको, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ पे ये 2 का है, और क्योंकि उसने भाई साहब ने 2 क्यूब बोला है तो ये भी 2 का होगा मेरे भाई, ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का होगा सर, सब 2 2 के होंगे। तो ये जो एरिया है ना बच्चों, ये एरिया, ये ऊंचाई भी 2 है, लंबाई भी 2 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो होगा वो कितने के बराबर आएगा? इसको आप चाहो तो इसको लिख लो सर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कुछ नहीं, एरिया ऑफ लेफ्ट फेस स्वयं है, और एरिया ऑफ लेफ्ट फेस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर ये 2/2 का तो है, 2/2 मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 2/2 हो गया सर, ये हो गया 4। तो 4 को गुणा कर दो 3 से, ये आ जाएगा आपका 12। आंसर ज़रा मैं चेक करूँगा यार, ठीक, कोई मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 12, कुछ माइनस माइनस भूल गया मैं, ये माइनस 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 12। ठीक है जी। यूनिट क्या चल रहा है सर? न्यूटन्स पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट एक्स मीटर में दिया था, तो चलो ऐसा यूनिट फॉलो हो रहा है। तो आप देखो ना यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज न्यूटन प्रति कूलम मल्टीप्लाइड बाय एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। मैंने शायद तुम लोग को अभी तक फ्लक्स का यूनिट बताया नहीं था, ठीक है, क्षमा करें आपको, लेकिन अभी बता दिया मैंने। तो ये हो गया सर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इतना समझ गए तुम लोग अब? ओके। पहला था ना, इसलिए मेहनत की है, आगे उतनी मेहनत नहीं है, देखते जाओ आप। अब देखो राइट फेस, ये वाला फेस अभी चमकने लगेगा, ये दिखा दिखा, हाँ दिख गया होगा। अब राइट फेस का निकालना है तो चलो निकालते हैं, ठीक। ये देखो, सबसे पहले सर ये इन, सर ये आउट, इन से आउट, इन से आउट मेरे भाई, तो ये आ जाएगा इस तरफ। क्या बोलोगे इसको? सर डीए बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस बार, अच्छा इसमें मैं बना क्यों रहा हूँ? बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से एनिमेट करके रखा है, ठीक। इन से आउट तो आप समझ गए। अब चलो देखो यहाँ पे, ये है सर केस। इस बार ये जो राइट वाला फेस है, ये एक्स कहाँ पे है पोजीशन इसका? ये राइट वाला फेस का जो पोजीशन है वो है 3 नंबर पे, x बराबर 3 पे। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे? 3x की जगह 3 रखोगे, 3 तिया हो जाएगा 9, 9 i कैप प्लस 4 j कैप विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे 9 i कैप फर प्लस 4 j कैप इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें x कंपोनेंट जो है वो 9 यूनिट का है और y कंपोनेंट जो है वो 4 यूनिट का है, जिसे कि मैं यहाँ पे हरे एरो से दिखा देता हूँ। एरिया वेक्टर तो इन से आउट आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में। अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको फॉर्मूला में प्लग इन करना है इन सबको और फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक। ई, अरे रे रे, ई क्यों लिख रहा हूँ मैं? हमें तो निकालना है फ्लक्स थ्रू द राइट फेस। इसको ज़रा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ठीक। पहले छोटा सा पैच के लिए सर d5 लिखते हैं, ठीक है जी। फिर सर ये हो जाता है ई डॉट डी ए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कर दो, ये लगा लो इंटीग्रेशन का साइन। ई कितना है सर? ई ना 9 i कैप प्लस 4 j कैप है। इसको हमें डॉट कराना है एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है सर? राइट में जा रहा है। तो राइट में जाएगा तो मेरे भाई प्लस i कैप लगेगा, बस यही तो खेल है। इसको मिटा लो यार,
सर इसको DAI कैप लिख देता हूँ फिर, ठीक है। कितना होगा, बस आई तो जाएगा, जे का तो कोई पिक्चर में रोल है ही नहीं। अरे मेरे भाई अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पे +0 जे कैप लिख दो यार, ठीक है। इसको आपको भिड़ाना है इसके साथ, इसको आपको भिड़ाना है इसके साथ, यही तो खेल है। वेक्टर्स, रिमेंबर दिस। मिटाते हैं यार इसको, इतना तो जानते हो तुम लोग। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा, मैं थोड़ा एक स्टेप खा जाऊंगा अभी, रिजल्ट आएगा 9DA, ठीक। तो मैं 9 को लिखूंगा पहले, फिर लगाऊंगा इंटीग्रल और फिर लगाऊंगा DA। अब आपको पता है ये इंटीग्रेशन DA है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन DA कुछ नहीं है मेरे भाई, ये 9 इंटू एरिया ऑफ राइट फेस है। तो राइट फेस का एरिया ये यहाँ पर, क्या बना रहा हूँ मैं, सीधा लिखो ना यार। सर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक। 2/2, 9 मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज 2/2। ये लो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 न्यूटन पर कूलम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया दैट गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये भी हो गया सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। तीसरा केस, ठीक। ये रहा टॉप फेस, ये थोड़ा सा 3 के साथ ओवरलैप हो गया है, मुझे क्षमा करें, यहाँ पे 3 के साथ ओवरलैप हो गया, बाकी भावनाओं को समझो। टॉप फेस, ये इन ये आउट, तो ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर रहेगा, ये देखो, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत है, टॉप फेस जो है आप यहाँ पे ये नहीं डिसाइड कर सकते x = 1 पे है कि x = 2 पे है, x = 3 पे है। तो मैंने रैंडमली एक ऐसा लाइन खींच के उसको रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन एरिया वेक्टर तो फिक्स है, वो तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और आपको एक सीक्रेट भी बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में अगर पूछा जाता है तो ये डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहाँ तो सिर्फ आपको टिक लगाना है। सो यू गॉट टू यूज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस ओवर देयर। देखें सर हमें निकालना है फ्लक्स, ठीक है, लगाओ ना। अरे रे, मैं ई क्यों लिख देता हूँ बार बार, ई के साथ क्या कनेक्शन है। टॉप, टॉप, अब लिखो ई, अब लिखो DA। जो वेक्टर्स के फॉर्म में है बिल्कुल आप उसको छाप दो, आपको बिल्कुल टेंशन मत लो, सब चीज़ अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। एक्स के वैल्यू के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है आपको। डॉट करना है आपको किसके साथ, एरिया वेक्टर। कहाँ जा रहा है ये, सर ये ऊपर जा रहा है। एक और बात बता देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर होता है ना, ये होता है +J कैप, ये जो नीचे होता है ये होता है -J कैप। एक और नई चीज़ सीख लो आप, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सर ऊपर जा रहा है +J कैप का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा सर DA J कैप। लगा लो आप, कहानी लगा लो, यहाँ पे आसान है। देखो आई कैप को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, कोई है ही नहीं, तो 0 आई कैप लिखोगे तो वो 0 हो जाएगा। नहीं समझे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, सर 3x आई कैप +4j कैप, इसको मल्टीप्लाई कराना है, ऐसा समझ लो आप, 0 आई कैप +DA J कैप। अब समझ गए, ये जो है ना, ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 3x हो जाएगा तो खेल 0 हो जाएगा। 4 और DA से मल्टीप्लिकेशन से कुछ बनेगा, बाकी खेल तो खत्म है। ये सबको मिटा रो, ये सबको मिटा रो, ओके। तो मैं एक बार में लिख रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ 3 नहीं, नॉट 3, रादर यहाँ पे आएगा 4j कैप और DA J कैप। तो 4 पहले लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ DA, और ये जो DA है वो और कुछ नहीं, आपको पता है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, 2/2 4 हो जाएंगे, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका वैल्यू निकल करके आएगा 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड लेट मी चेक, दूसरे का 36 आया, राइट वाले का, और तीसरे का अरे 16 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 4 × 2 × 2 है प्यारे बच्चों, है ना, एरिया तो 4 है ना। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले से इसको सॉल्व करके रखा है। एनीवे, तो आज की क्लास हुई ख़त्म, रैप अप करते हैं सेशन को। मेरे ख्याल में मज़ा आया आपको बिल्कुल, और अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करें और अपने विचार रखें नीचे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल नीचे लिखना, ठीक। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और अगले क्लास में
आपको बड़े शिद्दत के साथ गॉस के नियम के बारे में बताएंगे। बताना तो क्या, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा रियलिस्टिकली क्या है वो, और उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करके आप फिजिक्स में अपना जीवन आसान बना सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।